आओ। तो जब आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो इसे वंशागति कहते हैं। इस पाठ में इसी को आधार भी है, वंशागति कहते हैं। ठीक है। आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, जाता है। ठीक है। अच्छा, आनुवांशिक लक्षण के बारे में तो पढ़े होंगे ना। जो हमारे अंदर लक्षण है हमारे पुत्र में जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण का। ये वंशागति करा। फिर नोट पॉइंट में कुछ लिख लेना कि आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डीएनए लेकर जाता है। पहला हुआ। दूसरा लिखना, आनुवांशिकी का मतलब जानते हैं ना। आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। लक्षण का अध्ययन किया जाता है। तीसरा बताओ, आनुवांशिक लक्षण की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन लेकर जाता है? हाँ, डीएनए। एक पीढ़ी से, अरे एकदम लिखवा दो लोग। आनुवांशिक लक्षण की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डीएनए लेकर जाता है। लिखा दे लोग तरीके से। डीएनए का तो अब हो जाएगा, 2 ही लिखना था। ये तो तीसरा लिख लेना है। आनुवांशिक के जनक किसे कहते हैं? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। हो गया, सिंपल सी बात आपकी थी। बस कुछ बात आप याद रखेंगे आनुवांशिक के बारे में। अच्छा, इसमें जो पढ़ना है ना वो डीएनए के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जो डीएनए होता है उस कैसे बना होता है उसके बारे में इस पाठ में अध्ययन करना है। ठीक है। इसके पहले वाले मेंडल के नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया। 3 नियम थे, इसके बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम लोग को पढ़ना है आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पढ़ना है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा मिटा दे इसको, लिख लिए। अब आप लिखिए आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ वे पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। तो उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं।
अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। डीएनए लिख सकते हैं। उसके बाद से आ जाओ न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। याद है न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है। याद रखना कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है और एक क्या होता है? यह न्यूक्लिक अम्ल है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। याद रखना एक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। माने इतना याद रखना कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कोई पूछेगा तो आप कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। और जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? आरएनए और डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल का खोज हालांकि सबसे पहले किए थे फ्रेडरिक माइसर ने। तो थोड़ा सा आपको लिखा दें, लिखो न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक एसिड अंग्रेजी में कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का खोज न्यूक्लिक अम्ल का खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइसर नामक वैज्ञानिक ने सन 1852 में किया था। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। आगे लिख सकते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को फ्रेडरिक माइसर ने मछलियों तथा शुक्राणुओं से अलग किया था। शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? नर में, नर के वृषण में पाया जाता है। शुक्राणु से इसने अलग किया था। शुक्राणु ना रही ना तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हैं? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है पहले लिख लो तब होता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। एकदम आज याद रख लेना न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। कोई आपसे पूछे तो होता न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। और इसका खोज फ्रेडरिक माइसर ने किया था 1852 में। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल को फ्रेडरिक माइसर नामक वैज्ञानिक ने मछलियों से, अच्छा था पुरुष में पाए जाने जो शुक्राणु होते हैं उससे अलग किया था। ठीक है। और आप जरूर याद रखेंगे कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये केंद्रक में ही पाया जाता है। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसका खोज? केंद्रक। 1831 ईस्वी में खोज किया गया। ठीक है। आज जो हमारी अध्ययन रहेगी, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ठीक है, मिटा दे इसको। अब एडिंग बना न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार।
न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसका नाम होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम जरूर याद रखना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग डीएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ बातें आपको डीएनए के बारे में याद होगा। डीएनए आनुवांशिक होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए जो होता है द्विरज्जु अणु होता है, आप ये भी पढ़े थे। सबसे जो डीएनए होता है इसकी विशेषता एक जीवाणु भोजी जिसे 5×174 कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड के 53 से 86 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? जिसमें जीवाणुओं को होता है। जीवाणुओं का भक्षण करता है, जीवाणु भोजी कहते हैं। आज कोई बताएगा? राजकुमार बता रहा है। ये हमारा बुरा लगा। आपको संडे के दिन मैं नीट का पेपर सॉल्व कराऊंगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में खाली न्यूमेरिकल दिया है। तब उसको देखा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। हम लोग को अगर आता है तो सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। जीवाणु भोजी का मतलब ऐसे जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करते हैं, विषाणु के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, उसको जीवाणु भोजी कहते हैं। ऐसे जीवाणु जो विषाणु के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। समझ रहे? याद कर लेना। आज डीएनए के बारे में जो बात करेंगे, आप जानते होंगे कि जो डीएनए होता है वह द्विकुंडली संरचना इसके अंदर पाई जाती है। याद है? और जो डीएनए होता है इसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। ठीक है? कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? 4। और डीएनए में आपको ये भी याद होगा कि आनुवांशिक लक्षण पाया जाता है। आरएनए में जो पढ़े होंगे आप, आरएनए में आनुवांशिक लक्षण नहीं पाया जाता है। बताओ, आरएनए आनुवांशिक होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है? ये आपसे प्रश्न है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है? नहीं। होता है यार। किसमें होता है बताओ? आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन किसमें होता है? हाँ, जीवाणु और विषाणु में होता है। जीवाणु और विषाणु के रूप में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है कौन होता है? आरएनए। डीएनए नहीं होता है। समझ रहे हो? डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होता है, तो समझते रहना। कौन कौन? एक एडेनिन होता है और एक क्या होता है? गुआनिन। और आपको याद होगा कि एक एडेनिन, एक गुआनिन, एक थाइमिन, एक साइटोसिन। तो एडेनिन के साथ कौन जुड़ा होता है? थाइमिन। एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होता है। वो भी किसके द्वारा? डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। समझ रहे हो? एडेनिन के साथ जो होता है थाइमिन जुड़ा होता है, और वह भी डबल बॉन्ड के साथ। और गुआनिन के साथ साइटोसिन जुड़ा होता है, लेकिन वह भी किसके साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो क्या होता है? जुड़ा होता है। आप याद रखेंगे सब लोग। समझ रहे हो? तो एडेनिन के बारे में हम लोगों ने देखा,
और इसके बारे में अगर कोई पूछे तो तुम थोड़ा सा डीएनए के बारे में परिचय आपको करा दें। देखो, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। 4, पहले समझना बाबू, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कितने? 4। एक ए को हम लोग कहते हैं एडेनिन। क्या कहते हैं? एडेनिन। एक मान लो टी को हम लोग कहते हैं थाइमिन। एक होता है जी को कहते हैं ग्वानिन। एक होता है सी को कहते हैं साइटोसिन। याद करो, डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षारक? 4। कौन कौन? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और देखो, जो एडेनिन होता है वह डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ा होता है, और जो ग्वानिन होता है वह ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो थोड़ा सा तो नहीं डीएनए के बारे में आप लिख लीजिए, कल इसकी संरचना बना करके आपको बताया जाएगा। देखिए, डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक भाग होता है। न्यूक्लिक अम्ल का एक भाग होता है। लगभग सभी जीवों में डीएनए। मैथ वाला केमिस्ट्री किताब निकालो, फर्स्ट पेपर देखो कहाँ से पढ़ना है। लगभग सभी जीवों में डीएनए आनुवांशिक होता है। निकाल के पढ़ो, याद करो। लगभग सभी जीवों में डीएनए का होता है? आनुवांशिक होता है। आगे लिखना, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कौन कौन? एडेनिन, ए से, ग्वानिन, जी से, साइटोसिन, सी से, और थाइमिन टी से होता है। आगे लिख सकते हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ मौसम बहुत सुहावना है, देख रहे हैं, द्विबंध के साथ तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ त्रिबंध से जुड़ा होता है। ठीक है। और डीएनए लिख लेना। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडली का मतलब एक कहेंगे कुंडली, कहेंगे कुंडली। और डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। डीएनए आरएनए के तुलना में अधिक अस्थायी होता है। डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। सिंपल से कुछ बातें हैं डीएनए के बारे में। कल आप इसकी संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि डीएनए क्या होता है। समझ गए?